Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is sampling, जिसे हम हिंदी में नमूना कहते हैं। ये सैंपल हमारा क्या होता है? नमूना। अब क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन से जब हम क्या करते हैं कि चयन करते हैं किसी एक यूनिट को, तो इट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। जैसे बहुत सारा इसका गुड एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि चावल किसी बाउल में आपने क्या किया, बॉयल कर रहे हैं, तो अब यह पूरा हमारा वो कंप्लीट पका है या नहीं, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक दाने को या दो दाने को हम लेकर क्या करते हैं, रैंडम कहीं से भी हम निकालते हैं और चेक करते हैं। उससे पता चल जाता है कि पूरा चावल का स्थिति क्या है। तो यह जो हुआ, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से किसी एक को निकालकर, एक दो को या कुछ अंश को निकालकर हम क्या करते हैं कि उसे हम चेक कर लेते हैं, उससे हमारा रिजल्ट पता चल जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। तो प्रक्रिया को, और सैंपल हो गया वह हमारा यूनिट, राइट। तो यह सैंपल यूनिट हो गया, और जो प्रक्रिया हो रही है ING लगा है, तो ये सैम्पलिंग हो गया। इसे ही हम नमूना या नमूनीकरण कहते हैं। बात यहाँ पर है कि इसके मीनिंग को अगर और बेहतर ढंग से समझा जाए, तो यहाँ पर सैम्पलिंग इज द प्रोसेस, प्रक्रिया है, ऑफ सेलेक्टिंग ए स्मॉल ग्रुप, यानी कि हम क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप से फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप, यानी कि लार्जर ग्रुप से हम क्या करते हैं कि स्मॉल ग्रुप, यानी या हम यूनिट के रूप में क्या करते हैं, उसे हम निकालते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। किस लिए इसका पर्पस क्या होता है, शोध, और साथ ही साथ उसका जो है हम क्या करते हैं कि एनालिसिस के लिए। अब यह जो प्रक्रिया की जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। यानी नमूना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़े समूह में से अध्ययन हेतु एक छोटे समूह का चयन किया जाना ही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है सैम्पलिंग। बात अब आती है कि किसी ऑथेंटिक, ये है ना, साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसे बताया है या नहीं, किस तरह से बताया, यह भी हम समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू गुड एंड हार्ट के अनुसार, तो अब ये क्या बोलते हैं, ए सैंपल इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्जर होल, यानी नमूना किसी बड़े समूह का छोटा प्रतिनिधि होता है। तो किसी भी समूह का, है ना, ये क्या है कि छोटा सा प्रतिनिधि होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड एंड हार्ट का ये कहना है, ये डिफाइन करते हैं। जबकि मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें, अगर हम इसकी टेक्निक क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, तो सैम्पलिंग techniques are the methods used to select samples from a population in a systematic way। यानी नमूना चयन तकनीक की विधियां हैं, या एक विधियां तो है ही, शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिनके माध्यम से जनसंख्या से व्यवस्थित रूप से नमूना चुना जाता है। तो नमूना को हम क्या करते हैं, उसका चयन करते हैं। यही हमारा क्या है कि सैम्पलिंग टेक्निक है। अब बात यहाँ पर आती है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम करेंगे सैम्पलिंग की, क्यों आवश्यकता, क्या आवश्यकता पड़ती है, आखिर कुछ तो कारण होगा। तो जी कि शोध में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जब हम शोध करते हैं तो इसी सैंपल के माध्यम से हमारा क्या होता है कि जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, हम उसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद तब फिर हम उसका इंटरप्रेट करके रिजल्ट तक पहुँचते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण तो है ही। तो अब देखिए, सबसे पहले सैंपल का जो ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य है, यह है टू सेव टाइम एंड कॉस्ट। अब पूरे के, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे किसी पतीली में आप पूरे चावल को रख दिया है, अब चेक करना है, तो क्या करेंगे, एक एक चावल को चेक करेंगे, तो ये कहा जाता है कि हमारी मूर्खता होगी। क्या करेंगे, कुछ एक या दो हम लोग उसके जो अंश है उसको हम चेक कर लेते हैं, तो पूरे चावल की जो उस पतीली में, उसका स्टेटस हमें पता चल जाता है। तो ये क्या करता है, समय हमें बचाया पहला तो, और हम स्टेटस भी पता चल गया, यानी कि टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, तो हमारा समय भी ये बचा रहा है। टू ऑब्टेन रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये विश्वसनीय जानकारी क्या करता है कि प्राप्त करता है। अब देखिए,
यह विश्वसनीय तो जानकारी प्राप्त मतलब कराने में हमारा ये क्या करते हैं, मदद करता है। तीसरा ये है कि टू मेक रिसर्च मैनेजेबल, अनुसंधान को सरल एवं व्यवस्थित भी बनाता है। चूँकि सैंपल है तो उसके अनुसार हमारा क्या हो गया, ये सरल भी हो गया, व्यवस्थित भी हो गया। टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन इफेक्टिवली, ये बड़ी जनसंख्या का प्रभावी अध्ययन करता है। हम सैंपल से ही क्या करते हैं, उस पूरी जनसंख्या और पॉपुलेशन का हमें आइडिया मिल जाता है। तो यह इसका मूल उद्देश्य है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला। ये क्या होता है, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर देगा। जैसे पूरे ग्रुप का, समूह का किसी एक व्यक्ति से हम क्या करते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं, वैसे समूह उसे सोसाइटी से, तो हमें एक पूरी आइडिया हमें क्या होता है कि वो मिल जाता है। यानी उसका वहाँ पर जो है जितने भी स्टेटस हैं हमें क्या होता है, ज्ञात हो जाता है। जैसे चावल का गुड एग्जाम्पल है कि हमें ज्ञात हो जाता है कि अभी इसका जो अन्य जो दाने हैं उसकी क्या स्थिति है। तो यह जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी यह करने वाला होता है। अब देखिए दूसरा जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एडिक्वेट इन साइज, उचित आकार का होना। ये उचित आकार में भी होता है, तो ये हमें क्या करते हैं, इससे हमें मदद मिलती है शोध में। फ्री फ्रॉम बायसनेस, ये क्योंकि कहीं से भी हम ले रहे हैं और ये बायनेस से ये क्या होता है, फ्री होता है। रिलायबल एंड एक्यूरेट, चूँकि आप खुद से करते हैं तो ये रिलायबल विश्वसनीय और क्या होता है, ये एक्यूरेट भी होता है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके या हो गया। अब बात आई कि इसके कुछ प्रकार भी हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के। तो अब सैम्पलिंग टेक्निक्स में देखते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसे 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब इस टेक्निक्स को, सैम्पलिंग टेक्निक्स को, पहला है प्रोबेबिलिटी और दूसरा है नन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, प्रायिकता, जिसे हम बोलते हैं अप्रायिकता। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस तरह से, और कंपैरेटिव तरीका भी हमारा ये है। देखिए इसका अगर बेसिस आधार लें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा यहाँ पर जो है यह देखिए कैसे क्लियर करता है। पहले इसका सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सिलेक्शन में क्या है कि ये रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होता है, रैंडम हम लोग करते हैं, राइट। जबकि नन प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, किसमें है, तो नन प्रोबेबिलिटी में नन रैंडम होता है, यानी कि रैंडम नहीं होगा जहाँ तक, इसमें हमारा एक सर्टेन होगा, निश्चित क्रम होगा। तो नन रैंडम इसमें नहीं होगा, नन प्रोबेबिलिटी में। चांसेज ऑफ सिलेक्शंस कह रहा है इक्वल, रैंडम होगा लेकिन इक्वल होगा, 10-10-10 या इस तरह से। इसमें अनइक्वल होगा नन प्रोबेबिलिटी में। बायसनेस लेस होगा प्रोबेबिलिटी में, जब इसमें बायसनेस क्या होगा, मोर होगा। अब देखिए रिलायबिलिटी की बात करें तो मोर रिलायबल होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इसमें है और ये हमारा क्या है कि रैंडम ले रहे हैं ना, तो ये रिलायबिलिटी होगा। यानी कि देखिए बायसनेस नहीं होगा तो मोर रिलायबल होगा। आप रैंडम किसी से कुछ कर लें तो वो अचानक करने पर क्या होता है कि ग्रुप में है तो आप सर्टेन को किया है तो वो कहीं प्रभावित हो सकता है, बायसनेस हो सकती है। लेकिन आपने सर्टेन मतलब जो सब्जेक्ट है उसको आपने नहीं किया, रैंडम आप कर रहे हैं उस पॉपुलेशन से, तो ये क्या होगा, मोर रिलायबल होगा। जबकि नन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, लेस रिलायबिलिटी इसे कहा जाएगा। विश्वसनीयता क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे रैंडम सैम्पलिंग इसका गुड एग्जाम्पल है, जबकि इसका कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपके कन्वीनियंस के अनुसार, राइट। तो ये हमारा हो गया, यानी कि इस दोनों में, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसके देखिए कि टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग एंड एग्जाम्पल्स। तो अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल्स में क्या बता रहा है, ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पर देख रहे हैं जैसे क्या क्या हमारा, कौन कौन से हमारे प्रोबेबिलिटी में आएंगे। तो पहला हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल
रैंडम सैम्पलिंग, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को ही हम लोग लॉटरी मेथड भी बोलते हैं। यह जो होता है वो क्या होता है, लॉटरी मेथड इसे बोलेंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा क्या हो गया कि लॉटरी मेथड, है ना। और इसमें रैंडम नंबर टेबल ड्राइंग लॉट्स, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, लॉटरी मेथड होगा सिंपल, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे रखा गया है, इस बॉल में कुछ रख दिया गया और रैंडम हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन तरीका हमारा क्या हो गया कि लॉटरी मेथड हो गया। हम लॉटरी की तरह, लॉटरी में कैसे करते हैं कि वो डाल देते हैं बहुत सारे जो है नंबर्स होते हैं, उसमें से किसी एक को निकाल लेना, तो ये लॉटरी मेथड हो गया। एग्जाम्पल्स में जैसे नेम्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर रिटेन ऑन स्लिप एंड 10 नेम्स आर ड्रॉन रैंडमली। अब 10 उसमें से क्या है कि हम निकाल रहे हैं, तो ये रैंडम है, तो दिस इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसे हम लॉटरी मेथड भी बोलेंगे। दूसरा हमारा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब ही वर्ड से लग रहा है कि ये सिस्टम में होगा, यानी सिलेक्शन इज मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। अब रेगुलर इंटरवल्स के का मतलब क्या हो गया कि जैसे अब यहाँ 3 हैं, अब क्या करते हैं कि एक को क्या किया गया कि चयन किया गया, यानी कि फ्रॉम द लिस्ट, मान लिया जाए यहाँ पे एग्जांपल देता है कि 300 स्टूडेंट्स है, एवरी, अब कहता है 10th स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, हर 10 के बाद क्या किया सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद फिर सेलेक्ट करता है 5, या 5 5 5 के अंतराल पे ये सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है सेलेक्ट कर लेता है। तो इट इज़ द सिलेक्शन इज मेड एट द रेगुलर इंटरवल, सर्टेन इंटरवल्स पे हमारा होगा। 5 के बाद 10, 10 के बाद, तो 10 के बाद 1, फिर 10 के बाद 1, यानी 20 के बाद 1, फिर 30 के बाद 1, तो ये कह रहा है कि इट इज़ द सिस्टमेटिक सैंपल, सिस्टम को। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हमारा क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, ये जो है होमोजीनस ग्रुप्स में होगा। होमोजीनस ग्रुप का मतलब हो गया कि कोई सर्टेन एक ग्रुप्स को होगा, जैसे मेल मेल को, फीमेल फीमेल को, या एज ग्रुप में हो सकता है। हम लिए मान लीजिए कि वो जो है 0 से 10 ग्रुप्स को एक में रख दिया, या फिर 10 से 20 को रख दिया, और 20 से 30 को अलग ग्रुप रख दिया। देखिए यहाँ पे जो है ग्रुप से, ग्रुप का मतलब एज से वो रख सकता है, कैटेगरी वाइज उसे रख सकता है, यानी तरीका ये क्या होगा कि उससे हमारा होगा, यानी कि स्टेटस जो होगा वो होमोजीनस ग्रुप होगा। एंड अब क्या करेगा, सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच, सभी में से हम एक एक को क्या करेंगे फिर निकालेंगे, यानी कि सेपरेट सैंपल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर सेलेक्टेड एंड देन कंबाइंड। अब इसमें से सेपरेट हम लोग किसी एक से लेते चलेंगे, इसमें से लिए ए में से, बी में से, सी में से, और फिर हम क्या कर, वही सैंपल को हम फिर मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो दैट इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और ये सभी सैम्पलिंग जो हमारे प्रोबेबिलिटी के हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारा क्या होता है, क्लस्टर का मतलब ही हम लोग समझते हैं समूह गुच्छा, गुच्छ, राइट। तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, है ना, ये हेट्रोजीनस ग्रुप होगा, होमोजीनस नहीं बल्कि हेट्रोजीनस। एंड ये क्या होगा, सम क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड, है ना, रैंडमली, सारे को जो हम रैंडमली फिर क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सम स्कूल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। सम स्कूल्स को, कुछ स्कूल्स को, जैसे किसी क्षेत्र में है, किसी शहर में, तो सम स्कूल्स, कुछ स्कूल्स हैं, उसमें से हम सम को, कुछ को हम क्या किए सेलेक्ट कर लिए हैं। देन ऑल स्टूडेंट्स और दोज स्कूल्स आर स्टडी, जो उसमें क्या करते हैं स्टडी करते हैं, और उसमें से फिर हम पुनः क्या कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं। तो इट इज़ द क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी क्लस्टर को हमने तैयार किया। तो इस, अब ये क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सा हमारा आएगा, सिंपल रैंडम आएगा, सिस्टमेटिक आएगा, स्ट्रेटिफाइड आएगा, और फिर हमारा क्या हो गया कि यह क्लस्टर सैम्पलिंग आएगा। तो ये गुड एग्जाम्पल है, और ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया कई बार, पेपर 1 में भी आप देख लें, क्वेश्चंस को उल्टेंगे तो कौन कौन से इसमें आते हैं, या तो ऑड करने के लिए दे देगा कि इसमें से एक क्या करेगा, इस 4 में एक क्या कर देगा कि आपको नॉन प्रोबेबिलिटी वाले यहाँ पे डाल देगा, बोलेगा कि कौन इसमें नहीं है। तो अब जब हम जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। नाउ अब देखिए यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा क्या है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में है, पहले तो ये सैम्पलिंग हमारा क्या करता है कि नॉट वेरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इक्वल चांस हमारा क्या होता है सिलेक्शंस का होता है।
साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर कि ये टाइप्स बात करते हैं कि जो टाइप्स है कौन कौन सा इसके कौन कौन से मतलब सैम्पलिंग मेथड इसमें आ रहे हैं। देखिए कन्वेनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि सैंपल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन इजी ऑफ एक्सेस, हमारे इजी जैसे स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द क्लास आर सेलेक्टेड, तो जहाँ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं बस वहीं से हमें ले लेना, नहीं कि सिंपल तरीके से हमें क्या करना है कि ले लेना है, तो ये उस क्लास से मैंने सैंपल्स को लिया, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया। दूसरा परपोसिव सैम्पलिंग जो नन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, तो ये सैंपल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन रिसर्चर जजमेंट। अब ये रिसर्चर्स के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा किस पर्पस के लिए है, यानी पर्पोसिव का मतलब योगी पर्पस यानी उद्देश्यपूर्ण। अब जैसे एक्सपर्ट जो टीचर्स आर सेलेक्टेड फॉर द स्टडी, अपने पर्पस के यानी उद्देश्य के अनुरूप जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि उस पॉपुलेशन का चयन कर रहे हैं और वहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ द पर्पोसिव सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग हमारा क्या है, सैंपल इज सेलेक्टेड टू मीट सर्टेन कोटास, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सर्टेन कोटा से हम लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ रेड देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं, ग्रीन एंड येलो है, तो यहाँ पर क्या हुआ 50 बॉयज़ एंड 50 गर्ल्स आर सेलेक्टेड कहाँ से, इस कोटा से मैं लूँगा, इसमें से लूँगा। अब कोटा वो आपका डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट इशूज हो सकता है, कास्ट बेस्ड हो सकता है, वो हमारा जो है एज बेस्ड हो सकता है, या फिर हमारा जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड हो सकता है, वो हमारा एजुकेशन बेस्ड हो सकता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग होगा। और वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, सैंपल को क्या करते हैं कि सर्टेन कोटा से हम सेलेक्ट करते हैं, तो इट इज़ द कोटा सैम्पलिंग। और स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसा कि हम यहाँ फिगर से देख रहे हैं, स्नोबॉल का मतलब ये होता है कि हमारा क्या हो, पार्टिसिपेंट्स हेल्प्स इन फाइंडिंग न्यू पार्टिसिपेंट्स, यानी कि वन पार्टिसिपेंट्स रिफर अनदर एंड सो ऑन, यानी एक जो है दूसरे को वो क्या करेगा, मतलब कि उसको वो निर्देशित कर देगा, रेफर कर देगा, संदर्भित कर देगा, और वो फिर आगे फिर संदर्भित करेगा। ऐसे में हमारा क्या होता है कि डेटा का जब हम कलेक्शन करते हैं तो इट इज़ द स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये अब इसमें मूल रूप से तो ये समझ में बात आ गई कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से हमारे सैम्पलिंग आते हैं। अब मान लिया नॉन प्रोबेबिलिटी में ये दे दिया है ना, कन्वेनियंस, परपोसिव, कोटा सैम्पलिंग और एक सिस्टमेटिक घुसा दिया। अब इसमें कौन सा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया कि हम लोग सिंपल रैंडम या सिस्टमेटिक को हम लोग नो बोल देंगे, आंसर हमारा वो हो जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि यह दे दिया आपको कि सिंपल रैंडम सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटिफाइड है, उसमें दे दिया एक की कोटा सैम्पलिंग। तो अब इसमें बताइए कि कौन सा जो है नन प्रोबेबिलिटी है, तो कोटा सैम्पलिंग हमारा नन प्रोबेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देखें भी तो पूर्व के जो PYQ में अगर देखेंगे तो वो उसमें मिल जाएगा, है ना। इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे भी जा रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या लाभ है। देखिए सबसे पहले तो सैंपल करते हैं तो वो सेव टाइम एंड मनी भी हमारा दोनों बचत करता है, क्योंकि समय तो बचाता ही है। ईजियर डेटा कलेक्शन, आसानी से डेटा को कलेक्शन कर लेते हैं। सुइटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ये बड़ी जनसंख्या है तो उतना का पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो सैम्पलिंग मेथड हमारे लिए आसान हो जाता है और उपयुक्त भी है। प्रोवाइड्स क्विक रिजल्ट, ये तुरंत रिजल्ट देगा। चावल के दाना को जैसे कि हम ये करते हैं तो क्या करता है, क्विक रिजल्ट देता है ना, तो यही हमारा यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे सैम्पलिंग के। तो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एरर, ये हो सकता है कि ये सैंपल एरर हो जाए, चयन करने में एक वैसा ही आ जाए चयन में जो उस पॉपुलेशन में नहीं है, वो थोड़ा उससे भिन्न है, तो ये हो सकता है कि वो प्रभावित कर सकता है। नाउ मे नॉट फुल्ली रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है। बायस में भी अफेक्टेड, किसी एक का अगर आपने चयन किया तो हो सकता है, यह भी पॉसिबिलिटी है। एंड रिक्वायर्स केयरफुली सिलेक्शन, सावधानी पूर्वक चयन आवश्यक है इस कंडीशंस में। ऐसे सैम्पलिंग
सैम्पलिंग के केस में, यानी जब हम डेटा कलेक्शंस करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि सैम्पलिंग को देखा, सैम्पलिंग के प्रकार को देखा, इसके एडवांटेज, इसके लिमिटेशंस को देखा, हम लोगों ने मीनिंग को देखा, और अब हम लोग इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला इजियर क्वेश्चन है कि सैम्पलिंग मीन्स नमूना का अर्थ क्या है, नमूनाकरण का अर्थ। तो ये स्टडिंग इंटायर पॉपुलेशन, सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, ये हमारा सही जवाब है ना कि ये सिलेक्शन, सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, बी इज द राइट आंसर। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी यूनिट हैज, इसमें क्या होता है ना, नमूनाकरण में, ऐसे नमूनाकरण में प्रत्येक इकाई को क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो बी सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है लॉटरी मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लॉटरी मेथड जो एग्जाम्पल किसका है, ये तो सिंपल है, तो सिंपल रैंडम सिलेक्शन। इसी पर शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत ये आता है, राइट है ना। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइडेड पॉपुलेशन इनटू, स्ट्रेटिफाइड जो है वो डिवाइडेड किस में, तो स्ट्राटा एंड और ग्रुप्स में, तो इट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ विच सैम्पलिंग टेक्निक सेलेक्ट्स फॉर 10th मेंबर, वो जो है ना आपका देख रहे हैं ना कि सर्टेन सिस्टम के अंतर्गत, सिस्टमैटिक है 10 10 10, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टम के अंतर्गत मतलब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ना, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ, सुविधा नमूनाकरण किस प्रकार का नमूनाकरण है। अब किस प्रकार का है, तो देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग हमारा क्या हो गया कि वह जो है नन प्रोबेबिलिटी का है, जबकि प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होता है कि आप देखेंगे स्ट्रेटिफाइड आएगा, सिंपल रैंडम आ जाएगा है ना, सिस्टमैटिक सिंपल ये सैम्पलिंग आ जाएगा, तो यह सब हमारा किसका है, वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी का है। तो इसलिए इस पूछ रहा है ना कन्वीनियंस में, तो ये बी जो है यह हमारा पूरी तरह से सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूजफुल व्हेन, ये कब हमारे लिए यूजफुल है, तो ये पार्टिसिपेंट्स हेल्प आइडेंटिफाइंग अदर्स, बी इज द राइट आंसर। नाउ विच सैम्पलिंग मेथड इज मोर रिलायबल, कौन हमारा अधिक रिलायबल होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा क्या होगा, अधिक रिलायबल होगा। नेक्स्ट हमारा है एक गुड सैंपल शुड बी, एक अच्छा नमूना कैसा होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि पूरे को वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, तो बी सही जवाब है। ए मेजर लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग, उसके लिमिटेशंस की बात कर रहा है, तो क्या होगा, क्विक रिजल्ट आता है, हाँ, तो ये ए मेजर लिमिटेशंस की बात कर रहा है, कमियों की बात कर रहा है ना, खामियां की बात कर रहा है, तो ये खामियां में कौन होगा, सैम्पलिंग एरर हो सकता है, तो ये हमारा सी इज़ द राइट आंसर, चूँकि निगेटिव अप्रोच में है ना, जबकि ये सब सेव टाइम तो करता है, ये इजी डेटा हम लोग का कलेक्शन करता है, क्विक रिजल्ट देता ही है, तो सी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से आज हम लोगों ने फिर सैम्पलिंग को समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने किया। आप बहुत पेशेंसली वॉच किए, मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल साबित होगा। आपने वॉच किया, थैंक यू सो मच।